हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ब्रेन वेन में। तो देखो, लास्ट वीडियो में हमने क्या डिस्कस किया था, काइनेटिक और थर्मोडायनेमिक्स प्रोडक्ट के ऊपर डिस्कशन किया था। तो आज उसको हम समराइज करेंगे ताकि आप एक शॉर्ट नोट्स बना सको। तो देखो, काइनेटिक प्रोडक्ट कब बनता है? जब हमारा रिएक्शन बहुत फास्ट हो। क्लियर है? थर्मोडायनेमिक प्रोडक्ट हमारा कब बनता है? जब हमारा प्रोडक्ट बहुत स्लो, जब हमारा रिएक्शन बहुत स्लो हो। तो देखो, काइनेटिक प्रोडक्ट में जो मेजर रोल होता है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है, वो होता है एक्टिवेशन एनर्जी। तो अगर एक्टिवेशन एनर्जी जो होगा वो कम होगी तो हमारा रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा? फास्ट होगा। देखो यहाँ पर के जो है रेट ऑफ रिएक्शन है और एक्टिवेशन एनर्जी का क्या है? प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ पर एक्टिवेशन एनर्जी क्या होगी? कम होगी तो रिएक्शन हमारा फास्ट होगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, पावर नेगेटिव पावर में है, तो एक्टिवेशन एनर्जी जितनी ज्यादा कम होगी उतनी रिएक्शन हमारा फास्टर होगा। बट थर्मोडायनेमिक रिएक्शन में, थर्मोडायनेमिक पाथ में एक प्रोडक्ट जब बनता है तो वहां पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है वो होता है हमारा डेल्टा जी, फ्री एनर्जी। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। कम एक्टिवेशन एनर्जी, रेट फास्ट, यानी रेट फास्ट होगा, ये इसलिए कम एक्टिवेशन एनर्जी की। तो यार ठीक है, यहां पर हमारा डेल्टा जी डिपेंड करता है, डेल्टा जी डिफाइन करता है स्टेबिलिटी को। तो अगर डेल्टा जी नेगेटिव है तो हमारा क्या होगा? प्रोडक्ट हमारा मोर स्टेबल बनेगा। तो यहां पर देखो, हमें पता है रिएक्टेंट ये है, प्रोडक्ट ये है, तो जितनी ज्यादा इनके बीच का एनर्जी गैप होगा डेल्टा जी, वो हमारा क्या होगा? मोर स्टेबल प्रोडक्ट देगा। तो थर्मोडायनेमिक में स्टेबिलिटी देखते हैं। क्लियर है? तो स्टेबिलिटी के लिए हमारा क्राइटेरिया क्या है? स्टेबिलिटी के लिए क्राइटेरिया हमारा डेल्टा जी। स्टेबिलिटी के लिए क्राइटेरिया हमारा ये बिल्कुल भी नहीं है। ये जो हमारा क्राइटेरिया है वो काइनेटिक्स के लिए, रेट ऑफ रिएक्शन के लिए है। ठीक है? तो काइनेटिक प्रोडक्ट में एक्टिवेशन एनर्जी का बहुत ज्यादा रोल हो जाता है, जबकि थर्मोडायनेमिक्स में स्टेबिलिटी का बहुत ज्यादा रोल हो जाता है। क्लियर हो गया? ओके। दूसरा पॉइंट हमने देखा था कि जो लेस सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट होता है, लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन होता है, वो बहुत कम स्टेबल होता है, और जो मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन होता है वो ज्यादा स्टेबल होता है, मतलब लीस्ट स्टेबल प्रोडक्ट बनता है। काइनेटिक प्रोडक्ट जो होता है हमारा लेस स्टेबल होता है, थर्मोडायनेमिक प्रोडक्ट हमारा मोर स्टेबल होता है। क्लियर हो गया? अब क्योंकि काइनेटिक प्रोडक्ट जो होता है वो बहुत फास्ट बनता है, तो इसलिए कम टाइम में होता है। ठीक है? इसका मतलब ये लेस टाइम लेता है, ये जो है ज्यादा टाइम लेता है क्योंकि इसको स्लो होता है। क्लियर हो गया? तो जब स्लो होगा तो ये ज्यादा हीट एब्जॉर्ब करेगा, जो रिएक्टेंट है वो ज्यादा हीट एब्जॉर्ब करेगा, इसमें हीट ज्यादा एब्जॉर्ब नहीं करता है। क्लियर हो गया? तो लो टेम्परेचर इसको फेवर करेगा और हाई टेम्परेचर इसको फेवर करेगा। जरा खुद देखो, डेल्टा जी की इक्वेशन क्या होती है? डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एच। तो अगर टेम्परेचर बहुत ज्यादा होगा तो ये वाली टर्म, क्योंकि एंट्रोपी तो हम पॉजिटिव मान के ही चल रहे हैं अगर रिएक्शन फिजिबल है तो ये वाला टर्म अगर डेल्टा टी बहुत ज्यादा है तो ये वाला ओवरऑल बहुत ज्यादा नेगेटिव हो जाएगा। तो जब ये बहुत ज्यादा नेगेटिव हो जाएगा हाई टेम्परेचर पे, तो एंथैल्पी इतनी ज्यादा मैटर नहीं करेगी, एक्टिवेशन एनर्जी इतनी ज्यादा मैटर नहीं करेगी, और डेल्टा जी हमारा कैसा होगा? नेगेटिव। और डेल्टा जी नेगेटिव है तो हमारा क्या होगा? रिएक्शन इक्विलिब्रियम में होगा। डेल्टा जी नेगेटिव है तो हमारा रिएक्शन इक्विलिब्रियम में होगा। अब यहां पर क्लियर हो गया? फिर हमने देखा था स्ट्रॉन्ग बेस जब रिएक्ट करता है तो बहुत फास्ट रिएक्ट करता है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग बेस का नेचर क्या है? उसको जहां से भी प्रोटॉन मिलेगा लेके भाग जाएगा। ठीक है? वो स्टेबिलिटी की परवाह नहीं करेगा। तो ये फेवर्ड बाय स्ट्रॉन्ग बेस होता है। और हिंडर्ड बेस हमने देखा था, बल्की बेस जो होते हैं वो ज्यादा अंदर तक अटैक नहीं करते, बाहर से ही इलेक्ट्रॉन को लेके भाग जाते। तो बल्की बेस जो होता है, हिंडर्ड बेस जो होता है, वो फटाफट बाहर वाले जो हाइड्रोजन होता है उनको निकाल लेता है। ये भी हमने अच्छे से डिस्कस किया था। तो ये फेवर्ड बाय स्ट्रॉन्ग हिंडर्ड बेसिस। ठीक है? बल्कि बेसिस, स्ट्रॉन्ग और बल्कि बेसिस ये काइनेटिक प्रोडक्ट को फेवर करते हैं। शॉर्ट रिएक्शन टाइम होता है, लो टेम्परेचर होता है। क्लियर हो गया? ओके। इसी तरीके से हमने देखा था कि मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन होता है वो मोर स्टेबल होता है, थर्मोडायनेमिक प्रोडक्ट है, थर्मोडायनेमिक में मोर स्टेबल बनता है। और जो वीक बेसिस होते हैं या स्टेरिकली नॉन हिंडर्ड, मतलब नॉन बल्कि बेसिस होते हैं, वो थर्मोडायनेमिक प्रोडक्ट देते हैं। क्लियर हो गया? और हमने ये भी देखा था कि प्रोटिक सॉल्वेंट जो होता है, प्रोटिक सॉल्वेंट क्या, ओके तो हमने देखा था कि पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट, जो SN2 में हमारा पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट यूज करते हैं, तो उससे क्या करता है कि पोलर तो CX बॉन्ड को तोड़ने में हेल्प करता ही है पोलर सॉल्वेंट, और एप्रोटिक मतलब इसमें हाइड्रोजन नहीं है तो एनायन को सॉल्वेट नहीं कर पाएगा, तो न्यूक्लियोफाइल हमारा अटैक के लिए फ्री रहता है। तो ये बहुत फास्ट होता है, SN2 मैकेनिज्म बहुत फास्ट होता है। इतना फास्ट होता है कि CX ये बॉन्ड तोड़ना और न्यूक्लियोफाइल का अटैक एक साथ ही होता है। क्लियर हो गया? तो इसका मतलब पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट जो होता है काइनेटिक प्रोडक्ट देगा, क्योंकि वहां पर वो एनायन को सॉल्वेट नहीं कर पाता है। ठीक है? एनायन को घेर नहीं पाता है वाटर, या पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट जो है एनायन को घेर नहीं पाता है, वो फ्री होता है अटैक के लिए, इसलिए फास्ट होता है। जबकि थर्मोडायनेमिक में हमने देखा था कि पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट जो होते हैं, पोलर प्रोटिक
सॉल्वेंट जो होते हैं वो क्या करते हैं, न्यूक्लियोफाइल को क्या कर लेते हैं, हिंडर्ड कर देते हैं, मतलब उसको चारों तरफ से घेर लेते हैं, उसको सॉल्वेट कर देते हैं। सॉल्वेट करने पर क्या होता है, उस न्यूक्लियोफाइल की स्पीड क्या हो जाती है, कम हो जाती है, न्यूक्लियोफाइल किसी काम का रहता नहीं है, तो वहां पर अगेन रिएक्शन स्लो हो जाएगी। ठीक है, रिएक्शन स्लो हो जाएगी तो हमारा कैसा बनेगा, थर्मोडायनेमिक प्रोडक्ट। तो उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपको समझ में आ गई होगी, काइनेटिक प्रोडक्ट कब बनेगा और थर्मोडायनेमिक प्रोडक्ट कब बनेगा। ठीक है, एक बार इससे पहले वाली वीडियो जरूर देख लेना, वहां पे मैंने बिल्कुल डिटेल से समझाया है। ओके तो देखो एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूँ कि इनमें से हमारा कौन सा प्रोडक्ट है। ठीक है, तो देखो ये रिएक्टेंट है, यहाँ से एक प्रोडक्ट बना, एक यहाँ से बना, तो ऑब्वियस सी बात है जो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, जिसकी एनर्जी सबसे कम होगी रिएक्टेंट के कंपैरिजन में, वो हमारा थर्मोडायनेमिक प्रोडक्ट होगा और ये हमारा काइनेटिक प्रोडक्ट होगा। अब अगर मैं पूछूं इनमें से कौन सा हमारा काइनेटिक प्रोडक्ट है, देखो ये कोई रिएक्शन है और ये बहुत सारे स्टेप्स में हो रही है। ठीक है, तो अगर पूछें तो हमारा फाइनल प्रोडक्ट क्या होगा, तो जो लोएस्ट मिनिमा होता है वो हमारा मोस्ट स्टेबल इंटरमीडिएट या प्रोडक्ट होता है। तो देखो इंटरमीडिएट तो बहुत सारे हैं, बट लोएस्ट कौन सा है, ये तो ये हमारा थर्मोडायनेमिक प्रोडक्ट है। लोकल मिनिमा, लोकल मिनिमा, लोकल मिनिमा, लोकल मिनिमा, लोकल मिनिमा, तो ये रिएक्शन भी प्रोडक्ट दे रहा है, ये रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट तो हो रहे हैं बट इतनी ज्यादा स्टेबल नहीं है। तो ये हमारा जो लोकल मिनिमा होगा, ठीक है, वो हमारा काइनेटिक प्रोडक्ट होगा, और ये जो हमारा ग्लोबल मिनिमा होगा वो हमारा क्या होगा, थर्मोडायनेमिक प्रोडक्ट होगा। क्लियर हो गया? तो उम्मीद करता हूं ये फंडा काइनेटिक प्रोडक्ट और थर्मोडायनेमिक प्रोडक्ट का क्लियर हो गया होगा। जैसे जैसे हम रिएक्शन मैकेनिज्म की तरफ बढ़ेंगे, हम हर रिएक्शन मैकेनिज्म में इस काइनेटिक और थर्मोडायनेमिक फंडे को एनालाइज करेंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो पसंद आई होगी। देखो इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत करनी पड़ती है, लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो। ठीक है, थैंक यू।